अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, हमारे यहाँ आजकल एक बहस चल रही है और ये बहस काफ़ी उरूज पर है पाकिस्तान के मसाइल को देखकर कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नहीं बल्कि सदारती निज़ाम हुकूमत राइज होना चाहिए। और सियासी हलकों में भी इस हवाले से जहाँ पर बाज़गश्त सुनाई दे रही है वहीं पर आज हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी ने इस हवाले से एक बयान भी दिया है। सदारती निज़ाम हुकूमत के बारे में मैं मुख्तसर आपको ये बता दूँ कि ये एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें तमाम तर इख्तियारात का सरचश्मा फर्दे वाहिद होता है। और शायद इसके बारे में ये बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सदारती निज़ाम हुकूमत में बराह रास्त फर्द वाहिद के पास तमाम इख्तियारात होते हैं और हुकूमत में बैठे हुए जो दीगर लोग होते हैं वो उस पर प्रेशर उस तरह से नहीं डाल सकते जिस तरह के एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में होता है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज रियासत मुखालिफ एक बयान दिया है और रियासत से मुराद क्या है इस पर हम अपने तज्ज़ियाकारों से बात कर लेंगे। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं वज़ीर ख़जाना के वाशिंगटन दौरे के हवाले से जो कि IMF के साथ मुआहदे के हवाले से था और उस पर जो हमारे सियासतदान हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं और इसके साथ साथ जो कि पार्लियामान में बैठने वाले मेंबरान हैं, उनका ये कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना एज सून एज पॉसिबल वो तमाम तर शराइत जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें। लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना को किस बात का इंतजार है उस पर भी गुफ्तगू होना बाकी है। प्रोग्राम में इन अहम स्टोरीज पर डिस्कशन करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शेख, तज्ज़ियाकार हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब और साथ ही साथ तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के उस बयान के हवाले से कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सदारती निज़ाम के हम कायल नहीं हैं, अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो वो इसे आने वाले दिनों में रोकेंगे। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कहा था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं आ सकता क्योंकि एक सूबा बाकियों से 62% बड़ा है। ताहम माजी में इमरान खान भी सदारती निज़ाम की हिमायत का इंदिया दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से भरपूर बहस जारी है जबकि हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने नहीं आया। अब सवाल यह है कि सदारती निज़ाम लाने की क्या वाकई कोई संजीदा कोशिश हो रही है? आमिर ज़िया साहब, मुझे एक शेर याद आया कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अब सवाल ये जो ज़रदारी ख़ानदान की जिस तरह की सियासत हो रही है उसमें उन मसाइल को उठाया जा रहा है कि जो हकीकतन मसले नहीं हैं और जो कहते हैं नेशनल डिस्कोर्स का उस तरह से हिस्सा भी नहीं है, उसके मुताल्लिक़ कोई कोशिश भी नहीं हो रही है। उन मौज़ूआत पर बात हो रही है जो कहते हैं ना कि आपके इम्तहानी पर्चे में उनका जिक्र ही नहीं होना। तो बार बार आप देखें कभी 18वीं तरमीम पर वावेला होता है जबकि सबको पता है कि अददी अक्सरियत नहीं है इनके पास, PTI के पास। इसी तरह सदारती निज़ाम पे अगर किसी छोटे मोटे लेवल के ऊपर लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि जी अगर ये निज़ाम जो है बकौल उनके डिलीवर नहीं कर रहा तो उसके जगह क्या हो सकता है, तो उस पर बात करने के ऊपर जो इतना बड़े मतलब जो सख्त स्टैंड हमें नज़र आता है जिस तरह से लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं यही कहूँगा। मुझे एक और वो याद आता है कि डॉन क्विस्टो की एक बड़ा मशहूर नावल है कि उसके अंदर ये कि हर विंड मिल को जो है वो एक बला समझकर हमला कर देते हैं ना, उनके साथ एक उनका एक छोटा भी होता है। तो मुझे नहीं पता इनका सेंचो पांडे कौन है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि हर जो नॉन इशू है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको इशू बनाकर पेश कर रही है, जबकि हकीकतन सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम जो है इस वक्त हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि PTI की तरफ से कोई इस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही है। अगर छोटे मोटे लेवल के ऊपर किसी सोशल मीडिया में कोई आदमी बात कर रहा है या कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात कर रहा है तो उसका उसी सतह पे जवाब हो सकता है, बात हो सकती है। कोई गुनाह कबीरा सरजद नहीं कर रहे कि अगर हम कहें कि 18वीं तरमीम को बेहतर बनाया जाए या सदारती निज़ाम के ऊपर अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती, लेकिन वो जो सवाल है कि कोई संजीदा कोशिश है क्या, तो मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन अपने नाज़रीन को और आप सभी को मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब फ़खार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं फिर गुफ्तगू को वापस से आगे बढ़ाती हूँ। आप भी समझते हैं कि सदारती निज़ाम लाने की वाकई कोई संजीदा कोशिश की जा रही है? मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। नॉन इशू को इशू बनाना, पिछले दिन 18वीं तरमीम को इशू बनाया हुआ था कि वो खत्म हो रही है, हालांकि वो खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल जाहिलों वाली बात है कि जब 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं किसी के पास भी तो वो कैसे उसको खत्म करेगा। फिर उसको कहा नहीं ये मसला नहीं है, हमारे पैसों का मसला, हमारे कुछ पैसे रह गए हैं।
तो वो पैसों का मसला 18वीं तरमीम से मुतल्लिक नहीं है, वो NFC अवार्ड से मुतल्लिक है। और NFC अवार्ड में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए और फोरम है, वो फोरम है, आप जाएं मुस्तहकम मफादात की काउंसिल में, वहाँ पे अपना केस पुट करें, वहाँ पे काम ना हो देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो लोगों को सिर्फ बेवकूफ ना बनाएं। ये ठीक है कि गवर्नेंस जो है वो चल नहीं रही है और उसमें इतनी कमजोरी का एहसास हो रहा है कि शायद ये पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी, पार्लिमानी निज़ाम की ये नाकामी नहीं है, ये सियासी जमातों की नाकामी तो हो सकती है कि जो पार्लिमानी निज़ाम को चलाने की सलाहियत नहीं रखती हैं। और सदारती निज़ाम से कहना है कि क्या इमरान खान आके सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेगा? क्या सदारती निज़ाम इस मुल्क में कामयाब माजी में रहा है? क्या सदारती निज़ाम की वजह से इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी खराबी पैदा नहीं हुई? पैरिटी के नाम के ऊपर जो हुआ मशरकी पाकिस्तान के साथ, क्या वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, या स्टूडेंट्स को नहीं पता, या किताबों में नहीं लिखा, या हिस्ट्री में नहीं लिखा? तो यार ऐसी बातें मत करें कि नौजवान नस्ल जो 1980 के बाद पैदा हुई है वो टोटल कंफ्यूज हो जाए कि ये पाकिस्तान किस किस्म का मुल्क है। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जनरल साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं इत्तफाक करता हूँ आमिर ज़िया साहब से भी और इफ्तिखार साहब से भी कि ये नॉन इशू है। इस पे ऊपर जब तक कि कोई पार्लियामेंट फैसला ना करे या मुल्क में कोई रेफरेंडम हो तो फिर इस तरह की बातें, लेकिन असल सोचने की बात यह है कि आज ये इशू है नहीं। दूसरी तरफ जो चीज़ है वो देखने की है कि आपके पास जो सिस्टम है अभी, क्या हमने इसकी जो खामियां खराबियां जो हमारे अपने ही कामों की वजह से वो दूर कर ली हैं? आज आप प्रेसिडेंट, एक आदमी सोचे कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, इमरान खान बन जाता है, कल कोई और आ जाता है प्रेसिडेंट और फिर इनको वो सिस्टम बुरा लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि उससे इनके मामला नहीं चल सकेंगे उसके साथ, फिर कहें अच्छा जी वापस हम जाते हैं पुराने सिस्टम पे। ये नहीं है। सिस्टम दोनों तभी अच्छे हो सकते हैं अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। असल चीज़ आपकी जो प्रॉब्लम जहाँ पे है वो इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसमें कि इलेक्शन के लिए आपका वो कंट्रोल नहीं है, वो अरेंजमेंट नहीं है जिनके ज़रिए आप बिल्कुल खारजतन अच्छे लोग ला सकें, लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि वो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने अच्छे लेके आएँ, तो ये भी सिस्टम अच्छा चलेगा जो भी है आपके पास, बल्कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जहाँ दुनिया में चल रहे हैं वहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ ज़रूर ऐसे आइडियाज़ हमें फ्लोट करते नज़र आते हैं। बहरहाल इस पे बहस करने में कोई हर्ज नहीं है, आप मैं सब हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही अच्छा है जिसके चलाने वाले अच्छे होंगे। अगर चलाने के लिए लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गलत आ जाएं तब भी आपको मसाइल रहेंगे, और अगर आज वाले सिस्टम में हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें कोई लोग अगर ठीक नहीं होंगे, जो मसाइल हैं आज, तो वो भी इसी तरह चलते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही। ठीक है, मुशर्रफ ज़रीर साहब? नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी ज़रिया, आप भी यही समझते हैं कि सदारती निज़ाम लाने की वाकई कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही है? कतन नहीं हो रही, और मैं समझता हूँ कि ये एक मुझे तो ये हैरत हो रही है कि हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। हमारे निज़ाम को बड़ी मुश्किल से, बड़ी जिद्दोजहद से एक पार्लिमानी और एक वफाकी निज़ाम जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट को, ये 40-50 साल की जिद्दोजहद है जिसके ज़रिए ये कंसेंसस बनाए। और इस कंसेंसस की जो कमर है, जो पिलर्स हैं, वो इस वक्त मैं समझता हूँ वो हमारी जुडिशरी और हमारी फ़ौज है। तो जो अमूमन समझा जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को है कि उसकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं हो सकती और उसके लिए जो है सदारती निज़ाम आ जाए, तो फिर सबको ये ख़बरदार रहना चाहिए कि सदारती निज़ाम में तो जो आपका आमिर होगा, जमहूरी आमिर, जिसको हम आजकल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और उस वक्त हम प्रेसिडेंट कहेंगे, उसके पास कहीं ज्यादा पावर होगी। अगर गेम या जो डिबेट का मकसद है वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस डेमोक्रेट्स आपने खेलना है, तो उसमें ये याद रहे डेमोक्रेट्स को भी और एस्टैब्लिशमेंट को कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जो प्रेसिडेंट होगा वो इतना ज्यादा नकचड़ा और जो है स्टबर्न उसके पास होने की जगह होगी कि कोई प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए सोच भी नहीं सकता। दूसरा ये, अगर ये कोई प्राइम मिनिस्टर समझे कि मैं अपनी मर्जी इस पार्लियामेंट के थ्रू नहीं मनवा सकता, तो
उनके लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनका पार्लियामेंट नहीं होगा। अगर वो प्रेसिडेंट होंगे और पार्लियामेंट अलग होगा तो एक्चुअल बाय डिजाइन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशनल कशिश है या जो वो है कॉन्फ्लिक्ट है, वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दरमियान हुआ करेगी। ये नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने पार्लियामेंट को नहीं चलवा सकता। आखिर में सबसे बड़ा जो इशू है वो तो ये है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी मर्जी का पाकिस्तान, जो वो अपने ड्राइंग रूमों से इंग्लिश मीडियम अंदाज से एसी के अंदर, एसी गाड़ियों में, जिनको कभी मेट्रो पे नहीं जाना पड़ता, जिनको कभी सब्जियों का भाव नहीं पता होता, वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी स्मेल वाला, क्लोंग वाला जो पाकिस्तान है, जो न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई वाला पाकिस्तान है, वो क्यों नहीं बन सकता। और वो समझते हैं कि वो सिंध के वोटरों की वजह से नहीं बन सकता, महाजिर वोटरों की वजह से नहीं बन सकता, ये जो बेचारे बलोच हैं जो शोर मचा रहे हैं उनकी वजह से नहीं बन सकता। तो उनके लिए भी खबरदार कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके वफाकी निजाम को नहीं बदलेगा। या तो आप ओपनली ये कहें कि आपको एक सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी सिस्टम चाहिए, जो मैं समझता हूं किसी माकूल पाकिस्तानी को उसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं उसके जो नुकसान हो चुके हैं। तो इसलिए ये कोई सीरियस डिबेट नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए गवर्नेंस पे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सिविल सर्विस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये चीजें हैं जो डिलीवर करेंगी वो चीजें जो हम सब चाहते हैं। देखिए जी, जितनी भी बातें हुई वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी से उनका ताल्लुक थोड़ा कम है। अगर आप ये कहें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पे 3 सवाल ज़रूरी हैं। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है सिस्टम में अभी फ़िलहाल, क्योंकि 21वीं तरमीम के बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है कि कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाएगा तो उसके लिए कानून साज असम्बली इलेक्ट होगी। ये असम्बली जाएगी, एक दूसरी असेंबली आएगी जो इसी मैंडेट पे आएगी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे। तो ये अभी फ़िलहाल फार फेस्ट है। दूसरा सवाल कि क्या ये आमरीत है? नहीं, आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ मोर डेमोक्रेटिक दैन पार्लियामेंट्री। उसमें देखिए आपकी डेमोक्रेसी में क्या है, 3 पिलर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपकी प्रेसिडेंशियल में ये तीनों अकेले होते हैं, अलग-अलग होते हैं। एग्जीक्यूटिव आपका लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल रखता है, लेजिस्लेटिव आपका इलेक्टेबल को अकाउंटेबल रखता है। पार्लियामेंटेरियन में सिस्टम में ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी मुश्किल है, उसमें चेक एंड बैलेंस मुश्किल है। जो हमारे मसाइल हैं ना, जैसे हम इलेक्टेबल्स की जद में हैं, जैसे हम अकाउंटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब मसाइल उसमें एड्रेस हो सकते हैं। हम कभी भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं गए, मार्शल लॉ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, इट्स नॉट अ वन मैन अथॉरिटी। इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ये डेमोक्रेसी है। हम जिस अभी प्रेजेंट सिस्टम में हैं, ये बेसिकली हमने रेप्लिकेट किया है यूके से, जहाँ पे उनके किंग्स को एडजस्ट करने के लिए एक पैरेलल बॉडी बनाई गई और पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया। अब वहाँ पे एक और तरीका है, हमने उसे रेप्लिकेट किया, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि अभी ये है कि इसको होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये एक वैलिड डिबेट है। हमारे मसलों का हल इसमें है। क्या हम ये कर सकते हैं, ये एक दूसरी डिबेट है। तो ये 2 अलग-अलग कर सकते हैं, ये ना करना वो एक अलग बात है। फिलहाल आपको ऐसी कोई कोशिश होती हुई दिखाई नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तरीका बताया है, हम उसे भी कर रहे हैं। यही तो कोशिश है कि ये डिबेट जो है किसी तरह जो है छिड़ जाए। चले हो सकता है आपकी राय को सेकंड कर दें। ठीक है, जो सवाल था आप सबकी ओपिनियन आ गई और सभी आप इस बेहासिल नहीं होती। चलें खैर अगले सवाल पे। हमारे सभी एनालिस्ट इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ऐसी कोई संजीदा कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि आज कोयटा पहुंचे हैं। हजारा बरादरी के लवाहिकीन से उन्होंने इजहार ताज़ियत किया है और वहां पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने रियासत मुखालिफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा है कि रियासत ये फैसला नहीं कर सकी है अभी तक कि वो कातिलों के साथ खड़ी है या फिर शहरियों के साथ है। अब हुकूमत के लोग दोनों के साथ नजर आते हैं, रियासत के साथ भी और दहशतगर्दों के साथ भी। अब सवाल यह है कि दहशतगर्दी के हवाले से बिलावल के रियासत पर इल्जामात दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं? जनरल साहब, मेरा तो ख्याल है कि ना सिर्फ गलत हैं बल्कि शर्मनाक हैं। इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आपके सामने है कि हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के अदारों ने कितनी जानें दी हैं। दहशतगर्दों के साथ मिलकर जान देता है कोई? ये तो तौहीन है उन हजरात की जिन्होंने शहादत दी इस मुल्क के दिफा के लिए, इस दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करने के लिए। और मैं तो उसको सिर्फ शर्मनाक बयान कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे भी इफ्तिखार अहमद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक उसने कहा है मैं उसके साथ हूँ।
जो कुछ भी वहाँ पे कोयटा में हो रहा है इंतही, उसमें मुझे लफ्ज नहीं मिलते, अफसोसनाक कहूँ, शर्मनाक कहूँ, वाहियात कहूँ, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ। वो एक शक्ल सूरत वाले लोग हैं, एक फिके से उनका तल्लक है, आप उनको बुचर कर रहे हैं और आपको पता है कि वो किस पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखे ना, ये बात नहीं कि वो इल्जाम ही लगा रहे, वो अपनी उंगली रख रहे हैं एक तरफ, और जिस तरफ उनकी उंगली है आप उनको पकड़ते क्यों नहीं है? आपने रियासत को चलाना है या नहीं चलाना? अच्छा, और उनके बारे में ये कहना कि वो उनके साथी हैं अपना कुछ एजेंसियों के, तो फिर आप गलत साबित करें, आप उनको गिरफ्तार करें, आप उनको सजा दें ताकि आप इस इल्जाम को गलत साबित करें। अभी तक ये इल्जाम जो है, मैं तो बड़ा इसको समझता हूँ कि सही है, क्योंकि पिछले दिनों ही एक रिहाई हुई है, उसके बाद ये दोबारा इवेंट शुरू हो गए हैं, और ये बिल्कुल एक फिक्र का मसला है और ये बहुत खौफनाक है। ये आपकी बुनियाद, रियासत की बुनियाद जहाँ और वजूहात की बिना पे खोखली और बोसीदा हो रही है। खुदा न खास्ता अगर ये मसला ऐसे चलता रहा तो ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन होगी जो किसी से भी काबू में नहीं आएगी। तो इस फॉल्ट लाइन से बचने के लिए जो उनके लोग मर रहे हैं, कब्रों में जा रहे हैं, वो जिसको भी कातिल कहते हैं, द स्टेट मस्ट अरेस्ट देम, खा वो कातिल किसी की भी पनाह में है, उस पनाहगाह को तोड़ा जाए, बिल्कुल ब्रेक किया जाए पनाहगाह को, कातिलों को पकड़ा जाए। तो इल्जाम जो उन्होंने लगाए हैं वो दुरुस्त समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तो इल्जाम बिलावल लगा रहा है ना, बिलावल लगा रहा है, वो तो नहीं कह रहे उसको। ठीक है, ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे प्रोग्राम में भी ब्रेक लेनी है, कुछ बात भी सही तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि मेरे जो दीगर मेहमान हैं वो भी ये तमाम डिस्कशन को सुन सके। भी मुझे ब्रेक लेना, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैंने किया था कि क्या दहशतगर्दी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी के रियासत पर इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और इस पर इफ्तिखार अहमद साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। मुशर्रफ ज़बी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़रियाब, जो आपने बयान किया बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, मुझे उससे बुनियादी इख्तलाफ है, क्योंकि वो रियासत पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, वो रियासत से सवालात पूछ रहे हैं। ये हर पाकिस्तानी का सिर्फ हक नहीं है बल्कि फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियासत से सवाल पूछे। अगर वो सवालात हमें अच्छे ना लगे तो हमें ये कहने का बिल्कुल ये हक है कि ये सवालात हमें अच्छे नहीं लगते, हम इनसे डिसएग्री करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता जब इतने सख्त लहजे से कोई सवाल पूछे, ख़ास तौर पे ऐसी रियासत से जिसके नौजवानों ने अपने लहू का बार बार जो है वो दिया है, सैक्रिफाइस दी है। तो यहाँ तक तो अगर बात होती है तो की जा सकती है, लेकिन अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को घुमा फिरा के इल्ज़ामात के तौर पे पेश करें और ये आईना ये दिखाने की कोशिश करें कि रियासत के बारे में कोई भी कुछ कहेगा सिवाय तारीफ के तो वो जो है मुल्क दुश्मन है, या वो किसी गिरोह के साथ मिला हुआ है, या वो किसी फॉरेन एजेंसी के साथ मिला हुआ है। तो ये इसी चैनल पर मैंने पहले भी जो है बात की है, और मैं एक लम्हे को ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी किसी और पाकिस्तानी पे ये इल्जाम लगाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सवालात जो हैं उनको अच्छे नहीं लग रहे। क्यों रफीक मैंगल 3 दिन पहले रिहा किए गए? क्यों सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो बैन हुए हुए उनके लीडरान को व्हाइट वॉश किया जा रहा है? क्यों मलिक इसहाक को मारने के बाद भी LEJ के लिए इस मुल्क में जगह है? ये सवालात हर पाकिस्तानी के ऊपर लाजिम है। और खबरदार कि किसी ने यह कहा कि क्या सिर्फ हजारे मारे जा रहे हैं या सिर्फ शिया मारे जा रहे हैं, नहीं, बलोच भी मारे जा रहे हैं, महाजिर भी मारे जा रहे हैं, पंजाबी भी मारे जा रहे हैं, बरेलवी भी मारे जा रहे हैं, वहाबी भी मारे जा रहे हैं, जमाती भी मारे जा रहे हैं, गिलगित बल्ती भी मारे जा रहे हैं, पख्तून भी मारे जा रहे हैं, हर तरह का पाकिस्तानी मारा जा रहा है। लेकिन वाहिद वो गिरोह है पाकिस्तान में जो दिखता हुआ अलग लगता है और जिसको अलग कैंप्स में रहना पड़ता है, तकरीबन कैंप्स आप समझिए जहां हजारा रहते हैं। तो हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है, उसका दीनी फर्ज है, इस्लामी फर्ज है, सुन्नत रसूल पाक
जो है ये आपके ऊपर हक बनता है आपका, और आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप सवाल पूछें कि क्यों हजारों को जो है बार बार इस तरह मारा जा रहा है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, हजारे जो है इसी तरह मारे जा चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों दफा। उनके ग्रेवयार्ड्स में जाइए, वहां पे पीले जो है फ्लैग जो है वो खड़े हुए। खबरदार किसी पाकिस्तानी ने किसी और पे इल्जाम लगाया, हम अपनी रियासत से सवाल पूछेंगे, और हमारी रियासत इतनी बहादुर और कामयाब है, कामयाब भी है, अहल भी है, बहादुर भी है कि उसमें इतनी हिम्मत है और इतनी जान है कि वो जवाब दे सके। आमिर ज़िया साहब, ना एक तो पहली बात है कि जो बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है, मेरे ख्याल में वो एक बहतान है, एक इल्ज़ाम है रियासत पाकिस्तान के ऊपर। वो इसलिए कि रियासत तो अपना मौक़िफ़, वो उन्होंने जैसे आज के बयान में उन्होंने कहा कि जी रियासत वाज़े करे कि वो दहशतगर्दों के साथ है या वो जो है अवाम के साथ है। पहली बात है कि रियासत जो है वो अवाम के साथ है। रियासत ने बार बार, मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने तन तनहा अपने जोरे बाजू पर दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर का जो है मुंह मोड़ा है, और ये जो है 70,000 से ज़्यादा शहादतों के बाद काम किया है। तो रियासत और रियासत के इदारों ने जिस तरह से इस दहशतगर्दी के खिलाफ रवल दस्ते का किरदार अदा किया। अच्छा, उसमें फिर आप एक और सवाल करते हैं कि बिलावल भुट्टो अपने आप को एक कौमी रहनुमा है, एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको जो है बात सोच समझ के करनी चाहिए। सोच समझ के, ये मैं नहीं कह रहा कि जैसे मुशर्रफ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी पे जुल्म ज्यादती होगी तो उस पर सवाल करें, लेकिन सवाल जो है सही कॉन्टेक्स्ट में तो होना चाहिए। आप अगर उन सवालों को कहते हैं ना मुल्क में दरार डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तकसीम पैदा करने के लिए करें, तो यकीनन फिर उसका भी जवाब आएगा। जब रियासत पे भुगतान लगेगा या आपकी ऐसी इस पैराए में बात होगी कि जहां पर आप रियासत को, इदारों को अंडरमाइन करें, वो भी अगर फर्ज करें रियासत वाकई जालिम जुल्म कर रही होती तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, मजम्मत करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि किसी भी लसानी गिरोह को, किसी भी सेक्टेरियन गिरोह को, किसी भी पाकिस्तानी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो वायलेंट स्टेट एक्टर्स हैं, वो निशाना बनाते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ रियासती इदारों को, फौज को भी निशाना बनाते हैं, पुलिस को भी करते हैं और तमाम लोगों को करते हैं। उसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर लड़ना है, उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना है, और हमें उसमें तकसीम जो है ना वो ये नहीं होनी चाहिए कि बिलावल साहब जैसा शख्स उठे और ये कहे कि जी रियासत किसके साथ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान के साथ है, रियासत पाकिस्तान और रियासत अवाम के साथ है। ठीक है, जनरल साहब मैं मुख्तसर साहब को वक्त दूंगी। मैं जरा बात करूं। जी जी, देखिए बात यह है कि जहां तक हज़ारा कम्युनिटी का ताल्लुक है, उनका नुकसान हुआ, वो वहां पे जो भी कहें रोना धोना उनका जायजा हम सब उनके साथ हैं। बिलावल उनके साथ का किस्सा नहीं, बिलावल सियासत कर रहा है इस काम के ऊपर। अच्छा सही। और उसका ये कहना, उसको सबूत देना चाहिए, उसके पास क्या जवाब है ये कहे रियासत के ऊपर तराशी करे वो। ठीक ठीक, रियासत के ऊपर कोई कोताही रियासत की है तो वो बताई जानी चाहिए, पॉइंट आउट करनी चाहिए। लेकिन इल्जाम तराशी करके आप ये कहें कि आप मजलूम के साथ नहीं जालिम के साथ हैं, ये तो बहतान है बहुत बड़ा। और ये इनफैक्ट डिवीजन क्रिएट, इन्हीं बातों से डिवीजन क्रिएट की जाती है। मुझे पता है कि मेरे पाकिस्तान में कतन कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है। सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ठीक है, जिन्होंने मुल्क में गंद फैलाया और उनकी सरकोबी की जा रही है, उनकी सरकोबी आपने की है। मुझे आगे बढ़ने का मौका दे। आसमा साहिबा प्लीज मुख्तसर रखेगा ताकि मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ सकूं। देखिए जी, पाकिस्तान ने जो आपकी जिस कंडीशन में हम जिस सिचुएशन से निकले हैं ना, ये हाइब्रिड वॉर को में अपनी फतूहात को मार्क करके हिस्ट्री लिखी है। कोई नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, यूके नहीं कर सका, इसके अलावा ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये एक आपका एक अचीवमेंट है। ये हमारी, ठीक है हमारी जिंदगियां बहुत मुश्किल थी, हमारे अपने जो हमने अभी लॉस किया, हज़ारा कम्युनिटी का लॉस, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये हमारा है। लेकिन हम इसमें एक परफेक्ट विक्ट्री एम हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसे अचीव करना मुश्किल है। उसमें एक यकजहद, एक यूनिटी के साथ एफर्ट करना ज़रूरी है, जहाँ तक हम अभी तक करते रहे हैं। सवाल पूछना जायज़ है, लेकिन डिवीज़न डालना इस वक्त कतई तौर पे अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम एक मुश्किल में से निकल आए हैं। अब उस चीज़ को एक सस्टेनेबल जगह पे लाने की, एक इवेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि हमारे पास एक वक्त वो था कि 4-4, 5-5 धमाके होते थे, 2-2, 300 लोगों की हम जाने चली जाती थी, और हम उनको देख रहे होते थे कि ये डेथ टोल रुका है कि नहीं रुका। हम हमारी गम, इनका गम एक साथ है, हम उनसे अलहदा नहीं हैं। लेकिन बिलावल साहब का बयान इस वक्त हमारी रियासत को अकाउंटेबल करना
कतई गलत है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि हम एक पुरअमन जिंदगी अभी कुछ हद तक गुजारे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और हमारे 4 एनालिस्ट ये राय रखते हैं, बल्कि 3 एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि बिलावल भुट्टो का जो ये इल्ज़ाम तराशी का बयान है वो गलत है। 2 एनालिस्ट की राय ये है जिसमें इफ्तिखार अहमद साहब और मुशर्रफ जैदी साहब शामिल, वो कहते हैं कि हाँ ये तरीकाकार गलत हो सकता था लेकिन इल्ज़ामात ये जो बयान है वो दुरुस्त है। अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एहतसाब के हवाले से, जिस पर एक अलग ही वावेला मचाया जा रहा है। हमारे सियासतदान ये कहते जरूर हैं कि एहतसाब का अमल सबके लिए, लेकिन इस सबके लिए में कौन लोग शामिल हैं, इसको डिवाइड क्यों कर दिया जाता है? अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अगर ऑडिट होना है तो उसमें फिर सभी आते हैं, फिर पाकिस्तान में बिजनेस करने वाले या पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करने वाले, इसमें मर्द हो या फिर खवातीन हो। जब पाकिस्तान में बिजनेस करने वाली एक आम खातून के हवाले से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किया जा सकता है, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ की हमशीरा और उनकी वालदा के अगेंस्ट क्यों नहीं हो सकता? फरियाल तालपुर साहिबा जा सकती हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, लेकिन यही नोटिस जब उनकी हमशीरा को जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और वावेला भी मचाया जाता है। ताजुब की बात है कि ये सब कहा जरूर जाता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और आज ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से कर दी गई। सवाल ये है कि क्या शरीफ खानदान की औरतों के लिए कानून का दोहरा मायार है? मुशर्रफ जैदी साहब सबसे पहले तो आप बताइए। मुझे तो इस सवाल, मैं फिर से ये कहूँगा, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। दोहरा मयार कैसे हो सकता है जब उनको नोटिस जा चुका है? तो दोहरा मयार तो जो है जो इंस्टीट्यूशन जो है वो जिम्मेदार है उसकी तरफ से होगा ना, तो दोहरा मयार तो नहीं है क्योंकि वो जा रहा है। हाँ, दोहरा मयार ये ज़रूर हम पूछ सकते हैं कि क्या जजों की, ब्यूरोक्रेट्स की, फ़ौजियों की जो है इसी तरह अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में की जाती है जिस तरह सियासतदानों की? वहाँ पे हम ये डिबेट कर सकते हैं कि क्या दोहरा मयार है या नहीं है। लेकिन क्या एक ही शरीफ ख़ानदान में मर्दों औरतों के दरमियान जो है तफरीक की जा रही है? बिल्कुल नहीं। मरीम नवाज भी जो है जेल काट चुकी हैं। आप बाकी सारे हमजा शहबाज शरीफ जितने भी शरीफ हैं उन सबको उठा के जेल में डाल दीजिए और फिर भी यही सवाल पूछते रहिए कि क्या दोहरा मयार है या नहीं। बिल्कुल दोहरा मयार नहीं है। जितने भी शरीफ खानदान के लोग हैं सबको उठा के इवेंचुअली जेल में आप डाल दीजिए और फिर यही सवाल पूछते रहिए कि क्या दोहरा मयार है या नहीं। मुझे तो सवाल की समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन पहले पेशी के लिए बुलाया गया था, अब मुस्तस्ना करार दे देंगे। ठीक है मुशर्रफ साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर आसिफ अली जरदारी की जो हमशीरा हैं वो पेश हो सकती हैं नैब कोर्ट में, तो हमजा शहबाज की हमशीरा क्यों नहीं पेश हो सकती? आप भी ये समझते हैं कि हाँ शरीफ खानदान की औरतों के लिए कानून का दोहरा मयार है? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी के लिए कोई दोहरा मयार होना चाहिए। और देखना ये है कि मुकदमात की नोयत क्या है और मुकदमात चल कैसे रहे हैं। अब नैब ने तो उनके चाहत और चारदीवारी के लिए गए थे, गिरफ्तारी करने के लिए उनके घरों के बाहर गए थे, तो उसके बाद उन्होंने अपना मौकफ चेंज किया है। क्यों चेंज किया है इसके बारे में वो किसी को जवाब दे नहीं है। नैब वाहिद अदारा है पाकिस्तान में जो तमाम कवानीन से बालातर है, यानी इसके कानून को पढ़ें तो जो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है वो नैब के पास है। मसलन किसी आदमी को 90 दिन रखना किसी के पास ये अख्तियार नहीं है। किसी जुर्म के बगैर, मतलब ये कह देना कि आप चोर हैं और बगैर किसी तफ्तीश किए आपको 90 दिन के लिए उठा कर ले जाना, किसी को ये अख्तियार नहीं है। मेरा आइन ये कहता है कि मुझको गिरफ्तारी के फौरन बाद प्रोड्यूस करना है बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, वो जबकि FIR मेरी दर्ज हो गई हो और FIR पे बाद में जो तफ्तीश उसमें साबित हो जाए कि मुझ पे ये है। पिछले 8, 9, 10 महीनों से ये चल रहा खेल। एक आदमी ने पैसे दिए, आज जो पता नहीं 35 कंपनी है उनमें से एक आदमी ने 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इनको दी है। दैट इज द टोटल अमाउंट दे हैव रिसीव्ड सो फार ड्यूरिंग दिस ऑल जो एक्सरसाइज है। अब आप इस एक्सरसाइज को भी चलाना चाहते हैं, आप पार्लियामानी जमहूरियत को भी चलाना चाहते हैं, आप गवर्नेंस को भी चलाना चाहते हैं। मुझे इस पर समझ नहीं आता है कि असल में आपके मकसद क्या हैं। आसिफ जरदारी को या फरियाल को इस तरीके से ले जाके उसकी तस्वीर दिखा के आप लोगों को उकसाना चाह रहे हैं। किसके खिलाफ? मतलब मेरे खिलाफ तो नहीं आप उकसा रहे ना, ये तो आप उस गवर्नेंस के खिलाफ उकसा रहे ना जो उनके अपने मुल्क में है, जो उनके अपने शहर में है, जो सिंध में है। तो सारा कंफ्यूजन है। मसलन मिनिस्ट्री की बात आज हुई जब कैबिनेट में
तो वो नहीं, एक सेकंड हौसला कीजिए ना। ये आप सवाल लिख कह देती हैं और उसकी जो आगे पीछे उस पर बात ना करना ये मुनासिब नहीं है। आपने कहा खवातीन, मैंने कहा खवातीन को नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल है ये हर सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनके जिन लोगों ने इनको मौका दिया लूट मार का, उन बैंक वालों ने, उन FBR वालों ने, उन IB वालों ने, उन ISI वालों ने, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि कानून का दोहरा मयार जो है वो शरीफ खानदान के हवाले से नहीं है। वो अलग बात है कि इसको पॉलिटिकली बड़े अच्छे तरीके से PMLN जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इफ्तिखार में साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। आमिर ज़िया साहब, सॉरी ज़रियाब, आई एम अमेज्ड। ये जो फ्रेमिंग है मुझे मतलब कि बेसिकली ये आपने अभी जो बात की कि क्योंकि शरीफ खानदान के खिलाफ केस पे केस उनको जेल में डाला जा रहा है और वो उसके बारे में वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है शरीफ खानदान के लिए। यही आपने कहा ना, केसेस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तो चल रहे हैं ना मुशर्रफ ज़रीफ साहब, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम 18वीं तरमीम सिंध खपे वो भी कर रहे हैं। उन्हें इस्तिस्ना नहीं मिलता, शरीफ खानदान को इस्तिस्ना मिल जाता है, फिर चाहे हाई कोर्ट से लेना हो या कहीं और से लेना हो। वो तो कोर्ट इशू कर रहा है ना, इसका मतलब है कि कोई मेरिट पे होगा ना। मुशर्रफ एक सेकंड, फिर हमें खुल के कहना चाहिए कि यहाँ पे इंसाफ बिक रहा है। आ जाएं, हिम्मत करें और ये कहें ताकि मामले खत्म हो जाए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी ना। और ये वही कोर्ट है जिन्होंने जुलाई 28 का फैसला दिया था। मसला तो ये पड़ गया। नहीं, बड़ी कंफ्यूजन पड़ गई। मैं जो सवाल समझाऊं इफ्तिखार भाई, अगर मैं जो सवाल समझाऊं वो ये कि मतलब है क्या कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इम्तियाजी सलूक है शरीफ खानदान के केसेस में और जरदारी साहब के जो खानदान है उनके केसेस में, यही सवाल है ना आपका? तो देखिए, बात ये मुशर्रफ ने भी बिल्कुल इस पर रोशनी डाली और इफ्तिखार साहब ने भी कि मेरे ख्याल में दोनों खानदानों के साथ यकसा सलूक है। इसमें कोई ज़ाहिर है माहिर कानून ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकता है कि हमें ये नहीं पता अभी कि अगर फरियाल तालपुर के साहिबा के जो खिलाफ जो तफ्तीश हो रही है, अगर वो एडवांस स्टेज में तो नहीं जाना पड़ेगा अदालत के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो हम अभी पता चला जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई थी कि उसमें क्वेश्चनर भेजा गया है शरीफ खानदान की जो हमजा शहबाज साहब की जो हमशीरा है ना, तो उसमें मेरे ख्याल में डिफरेंट स्टेजेस हैं और हमें इतना एकदम चीज़ों को इतना ज़्यादा कहते हैं मनफियत के साथ नहीं लेके जाना चाहिए कि जनाब एक के साथ इंसाफ हो रहा है। हमने देखा, बिल्कुल सही कहा कि मरियम साहिबा जेल जा चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब जेल जा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल यात्रा कर चुके हैं, बाकी लोग तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि अपने अपने क्योंकि केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन उसका मेरे ख्याल में अलग अलग तरीके से हो रहा है और हर की एक अलग डेवलपमेंट उसके ऊपर है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है और असूली तौर पर कानून में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर मुजरिम है तो उसके साथ जनाब को आपको इंसाफ करना है, रिगार्डलेस कि उसके किस क्लास, किस तबके, किस मतलब है सूबे, किस कौमियत से कहाँ से ताल्लुक है या किस प्रोफेशन से ताल्लुक है। आप सियासतदान हो, देखिए इनका इसलिए एहतसाब नहीं हो रहा कि ये खानदान है, इनका इसलिए हो रहा है पास्ट हुक्मरान हैं, बतौर हुक्मरान इन्होंने जो कुछ किया उस पर इनका एहतसाब हो रहा है, जो मेरे ख्याल में जायज़ बात है। और जिसके पास भी जिम्मेदारी होती है उससे एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ता है, उससे जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होती है, शफाफ होती है। जी आमिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जनरल साहब, देखिए, सवालनामा तो जरदारी साहब और फरियाल तालपुर को भी इशू किया गया हुआ है। उन्होंने एहतियातन अपनी प्री रेस्ट बेल कराई हुई है, ये भी करवा लें और सवालनामे का जवाब देते रहें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी, बल्कि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उससे पैदा हुआ जब शुरू में उनके घर गए, उनको अरेस्ट नहीं करने गए थे, उस वक्त उनको उसका समन दिया था उन्होंने उनको बुलाने के लिए दफ्तर अपने, तो वो समन की बजाय सवालनामा भेज दिया। तो वो फरियाल तालपुर को भी सवालनामे दिए हुए हैं, इनके दोनों सवालों के जवाब दे रहे हैं, बल्कि अभी तक इन्होंने जवाब दिए नहीं। इनकी डेट गुजर चुकी है जरदारी साहब की और फरियाल तालपुर की, लेकिन सवालनामे उनके पास हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों के साथ तकरीबन एक जैसा ही है रवैया, को इसमें ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आसमा साहब, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, हमारे जो दो हुक्मरान ख़ानदान है ना, इनको अगर आप क्लोजली देखें तो अगर ये क्लोजेस्ट मतलब फार डिस्टिंक्ट रिसेम्बलेंस भी अगर इनकी किसी आम आदमी के साथ हो जाए तो वो इनकी इंसल्ट हो जाती है। आपने ख़वातीन की हालत इन अदालतों में देखी है, इन लोगों का प्रिविलेज और उन ख़वातीन के साथ जिस तरीके से हैंडल किया जाता है,
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कह सकते कि इनको हम अभी भी एक प्रिविलेज एस्कॉर्ट ना दे रहे हों। बकिया यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, मैं कहती हूँ मेरे ओपिनियन में कि ये डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब का नाम नए पाकिस्तान के हवाले से ना जाए, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकली अवेयर वोटर पाकिस्तान को दिया है जो सब देख रहा है। 1972 से लेके 1974 से मेरा पॉइंट 1972 से लेके 1974 में अमेरिका में एक केस हुआ था वाटरगेट स्कैंडल। उसमें प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी मिस यूज ऑफ पावर की थी, ठीक है, इस वजह से वो अकाउंटेबल हुए। प्रेसिडेंट फोर्ड इस वजह से अकाउंटेबल हुए कि उन्होंने सिस्टम को बाईपास करके प्रेसिडेंट निक्सन को पार्डन कर दिया था, माफी कर दिया। तो रज़ाक दाऊद के बारे में भी इस तरह आप जो मैं जनरली कह रही हूँ, आई एम नॉट नहीं, लेकिन रज़ाक दाऊद के बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल सबको इस वक्त, उस वक्त ये नहीं है, उस वक्त डायनामिक्स भी उनकी हमारी तरह की थी। वो भी दो मार्टर्स के बेस पे, पॉलिटिकल मार्टर्स के बेस पे अपनी पॉलिटिक्स चिपकाते थे, जैसे हम, एक मार्टिन लूथर किंग और एक आपका केनेडी। अब यहाँ पे आप देखिए कि उस केस के बाद आपका अमेरिका कभी वापस उस तरह नहीं गया। उन्हें ये ख्याल आ गया कि हम किन लोगों को ओवल ऑफिस में बिठा रहे हैं जो हमारे लिए ये इतना नहीं कर सकते कि सिस्टम को फॉलो कर ले। यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। अगर पीटीआई, पीपल पार्टी या पीएमएलएन, ये सब आप समझते हैं ठीक है, दोहरा मायार नहीं हो रहा। ठीक है, सवाल मैं एक बार फिर से अपने नाज़रीन के लिए रिपीट कर दूं कि सवाल ये था कि अगर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा के लिए एहतसाब का अमल जारी और सारी है, तो वही एहतसाब का अमल जब हमजा शहबाज शरीफ की हमशीरा के लिए शुरू किया जाता है तो फिर सवाल का उनकी तरफ से इल्जाम सामने आते हैं कि नैब और कानून का दोहरा मायार है शरीफ खानदान के लिए। और इस पर हमारे पांचों एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि नहीं, कोई दोहरा मायार नहीं है, कानूनी अमल है और कानूनी तरीके से इस पार्टीज के दरमियान में और आम आवाम के दरमियान में मैं वो डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ। फॉर मी सवाल तो वो है ना, उन दो खानदानों के सवाल है। ठीक है, चले मैं यहीं पर ब्रेक ले देना चाहिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और स्टोरी है, उस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कमेटी के इजलास के दौरान कमेटी अरकान ने वज़ीर ख़जाना असद उमर पर जोर दिया है कि उन्हें IMF के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात और शराइत से आगाह किया जाए। ताहम वज़ीर ख़जाना ने इनकार किया और कहा है कि फिलवक्त मुआहदे की तफसीलात से कमेटी को आगाह नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि IMF से मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत के बाद वो ख़जाना कमेटी में मुसव्वदा पेश कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत को IMF से मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर लानी चाहिए, हाँ या नहीं? आमिर ज़िया साहब। आप देखें, इसी प्लेटफॉर्म पर हमने कल परसों के प्रोग्राम में बड़ी तनकीद की असद उमर साहब पे, लेकिन यहाँ पर जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर असद उमर साहब का बिल्कुल सही मौक़िफ़ है कि जब बहुत ही नाजुक स्टेज पर हैं हमारे IMF के साथ जो है निगोसिएशंस, और अभी उनके अप्रैल के एंड में उनकी एक टीम को आना है यहाँ पर बात करने, तो जब दौरान गुफ्तगू जो होता है, जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती, उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता। और बहुत सारी चीज़ें फिर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि जब एक बार मुआहदा हो जाते हैं तो वो लोग खुद वेबसाइट पर डाल देते हैं कि जी क्या टारगेट्स रखे हैं, क्या उसके किस तरह से अचीव किया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें हैं वो अपना दौरे हुक्मरानी भूल जाती हैं कि जब वो हुक्मरान हुआ करते थे तो कैबिनेट तक को इत्मीनान में नहीं लिया जाता था, और वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त पार्लियामेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो जहाँ पे जायज़ तरीके से उनको जाके डिस्कशन भी करना चाहिए। तो यहाँ तो अभी एक आपका एक डोनर एजेंसी के साथ गुफ्तगू जारी है और मुआहदा भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेजा तनकीद है ये, और असद उमर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर हमें एंडोर्स करना चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब। मैं असद उमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करता हूँ। ये अलग बात है कि कोई एजेंसी जितनी भी गुफ्तगू अब तक हुई IMF की उनकी उसको रिलीज कर दे और एक तमाशा खड़ा कर दे, ये एक अलग बहस होगी, लेकिन मैं असद उमर की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब। कोई ज़रूरत नहीं है असद उमर को या वज़ारत ख़जाना में किसी को भी इस वक्त जब नेगोशिएशंस जो हैं वो अपने अरूज पर हैं और दीगर मामलात जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं। ये इस तरह कहना होगा जिस तरह हम शाह महमूद कुरैशी को फोर्स करना शुरू कर दें कि वो या DG ISI को फोर्स करना शुरू कर दें कि वो जो तालिबान के साथ डिस्कशंस हो रही हैं ज़ालिम खलीजात के थ्रू वो जो है मंजर आम पे ले जाए। जब ये मुआहदा पूरा हो जाएगा उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर जितनी तनकीद करनी है, और उम्मीद है कि करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत
मुश्किल होंगी, बहुत तकलीफदेह होंगी, लेकिन जो भी प्लान बनता है IMF के साथ उसकी एक जो है नेगोशिएशन और एग्रीमेंट जो है वो सेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वजारत ख़जाना और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो एक डिग्री ऑफ सोब्राइटी के साथ एंड बिहाइंड क्लोज डोर्स वो डिस्कशंस जो हैं वो जारी रखें। ठीक है मुश्ताक साहब। जनरल साहब, देखिए अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ ही नहीं, तो मेरा नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं कि स्टेज के ऊपर ये डिमांड करना ही गलत है। आप वो सारी चीज को फ्लॉप कर देंगे, जो कुछ अगर एग्री कुछ करके भी आए थोड़ा बहुत जबानी, तो वो जब आप यहाँ पे पार्लियामेंट में ले आए या पब्लिक में ले आए तो तनकीद की वजह से हो सकता है वो सारा मामला ही आपका गड़बड़ हो जाए। तो इस वक्त तो आप बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। जब तक एक एग्रीमेंट दस्तखत ना हो जाए कोई भी चीज़ वाज़े तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कमिट कर सकती है। सो इसलिए ये बड़ा ही बेवक्त किस्म का इस वक्त मुतालबा था। इस पर नहीं, कम से कम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है इस वक्त। ठीक है आसमा साहिबा। बिल्कुल जी, इसमें ये बहुत डेलिकेट इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूसिव रखना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त इसको टेबल करने की दो पार्टीज़ के दरमियान में डिस्कशन है, कोई कॉन्क्रीट बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो इस वक्त तो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी है कि उसको पब्लिक किया जाए और अननेसेसरी डिस्कशन उसमें इनिशिएट की जाए। बाकी अब प्रॉपरली बिल्कुल इंडोर्स करते हैं असद साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या हुकूमत को IMF से मुआहदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने चाहिए, और हमारे पांचों एनालिस्ट इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अभी फौरी तौर पर इन तफसीलात को मंजर-ए-आम पर लाना उस वक्त तक जरूरी नहीं है जब तक कि मुआहदे पर नहीं हो जाते और हुकूमती मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।